Good morning. Today is 1st of July 2017 and we are going to discuss the articles of The Hindu. सबसे पहले नजर डालते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला जो आर्टिकल है जीएसटी से रिलेटेड है। आज यानी 1 जुलाई से पूरे देश में जीएसटी लागू हो गया है, यानी वन नेशन वन मार्केट वन टैक्स का जो सपना संजोया था वो पूरा हो गया है। ये बड़ा जो आर्टिकल है ये भी जीएसटी से रिलेटेड है, तो दोनों आर्टिकल्स को जो जीएसटी से रिलेटेड है कंबाइन करके हम डिस्कस करेंगे। नीचे जो आर्टिकल है, हमारे प्रधानमंत्री ने स्टेटमेंट दी कि काउ प्रोटेक्शन के नाम पे किसी की भी हत्या नहीं की जा सकती, तो थोड़ा सा इस इश्यू को डिस्कस करेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है एथिक्स के लिए उनको एक्सट्रैक्ट करेंगे इस आर्टिकल से। नीचे जो आर्टिकल है वरुण गांधी के द्वारा लिखा गया इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। पार्लियामेंट की जो प्रोडक्टिविटी है वो लगातार डिक्लाइन होती जा रही है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेपर 2 के लिए, इसे भी हम डिस्कस करेंगे। ये जो आर्टिकल है साइड में, आज शनिवार है तो ग्राउंड जीरो आया है, काफी फैक्चुअल डिटेल्स है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसे हम नहीं डिस्कस करेंगे। इसके अलावा दो आर्टिकल्स हम डिस्कस करेंगे आज, एक लाइव मिंट का आर्टिकल और एक जो थिंक टैंक है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन उसका भी आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं सबसे पहले पेपर 2 से रिलेटेड वरुण गांधी का जो पार्लियामेंट से रिलेटेड आर्टिकल है, काफी इंपॉर्टेंट, इसको हम डिस्कस करते हैं। पार्लियामेंट देखिए आमतौर पे जो है एक इंस्टीट्यूशन होना चाहिए जहां पे डिफरेंट रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं जनता की आवाज को उठा सकें। अच्छी डिबेट्स होनी चाहिए पार्लियामेंट में, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आमतौर पे इन दिनों जो पिछले एक दशक से ऐसा देखा जा रहा है कि जो क्वालिटी ऑफ डिबेट्स है वो लगातार डिक्लाइन होती जा रही हैं। ऐसे रिप्रेजेंटेटिव्स आने चाहिए जिनका जो टच है वो ग्राउंड रूट से काफी ज्यादा होना चाहिए। ये भी अब पिछले एक दशक या फिर 2 दशक से ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। जो रिप्रेजेंटेटिव्स चुने जा रहे हैं उनकी क्वालिटी भी काफी डिक्लाइन हो रही है। जो इश्यूज डिस्कस किए जाते हैं पार्लियामेंट के अंदर में, लोकल इश्यूज को आजकल ज्यादा तवज्जो दी जा रही है, और जबकि नेशनल और इंपॉर्टेंट दूसरे जो इश्यूज हैं इंटरनेशनल लेवल के, यानी भारत की फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड, उन इश्यूज को तवज्जो नहीं दी जा रही। और जो अटेंडेंस रहती है पार्लियामेंट्रियंस की पार्लियामेंट के अंदर में वो भी लगातार डिक्लाइन होती जा रही है। डिबेट्स काफी कम होती हैं, और जो भी होती हैं उस दौरान भी काफी प्रोटेस्ट देखने को मिलता है। सुनाई नहीं देता कौन सा मेंबर क्या कह रहा है, तो कैओस ज्यादा रहता है पार्लियामेंट के अंदर में। तो इन सभी और भी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बाद में हम कह सकते हैं कि जो पार्लियामेंट की प्रोडक्टिविटी है लगातार कम हो रही है। हमारी पार्लियामेंट का जो सपना संजोया था हमारे संविधान निर्माताओं ने, उस तरह पार्लियामेंट बिहेव नहीं कर रही है। अब देखिए हर एक मिनट कितना खर्चा आता है पार्लियामेंट को चलाने में, उसकी कीमत है 2.5 लाख रुपए, ऑलमोस्ट 2.5 लैक्स। लेकिन इस पैसे को अच्छे से यूटिलाइज नहीं किया जाता है। 1950 से 1960 के बीच की बात करें तो हर एक साल में एवरेज के तौर पे पार्लियामेंट 120 दिनों के लिए मिलती थी, लेकिन पिछले एक दशक की बात करें तो सिर्फ एवरेज के तौर पे एक साल में पार्लियामेंट 70 दिनों के लिए मिलती है। और पिछले आप 2016 के विंटर सेशन की बात कर लीजिए, प्रोडक्टिविटी आई लोकसभा में सिर्फ 14% और राज्यसभा में सिर्फ 20%। जबकि आप कंपेयर कर लीजिए दूसरे देशों में जहां डेमोक्रेसी काफी प्रसिद्ध है, जैसे ब्रिटेन या फिर यूएस। ब्रिटेन हाउस ऑफ कॉमन्स है, वहां पे जो वहां की जो असेंबली है वो मिलती है 150 दिनों के लिए एक साल में, और ये इनकी एवरेज है पिछले लास्ट 15 ईयर्स की। और यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की बात करें तो इनकी एवरेज है 140 दिन, जबकि हमारी तो देखिए सिर्फ 70 दिन है। 2001 में एक नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन गठित किया गया था, ताकि हमारे संविधान में किस प्रकार के चेंजेस की आवश्यकता है वो बताना था इस कमीशन को। तो इस कमीशन ने भी सजेस्ट किया था कि जो एवरेज तौर पे जो लिमिट होनी चाहिए, कम से कम लोकसभा को एक साल में 120 दिनों के लिए मिलना चाहिए, और राज्यसभा के लिए कम से कम 100 दिनों के लिए मिलना चाहिए। यानी राज्यसभा को एक साल में 100 दिनों के लिए मिलना चाहिए, कम से कम ये लिमिट है, मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकता है। ऐसा ही एक रूल उड़ीसा भी लेके आई। उड़ीसा जो असेंबली है उन्होंने एक रूल पास किया कि एक साल में कम से कम 60 दिनों के लिए वो जरूर मिलेंगे, जो भी उनको डिस्कशंस करनी है डिस्कस करेंगे, जो भी बिल पास करने हैं कानून बनाने हैं वो बनाएंगे। इसके अलावा देखिए वुमेन एमपीज की संख्या काफी कम है, जो कि डेमोक्रेसी के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। 50% पॉपुलेशन होती है वुमेन की, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर में हमारा देश में अभी तक 12% से ज्यादा पॉपुलेशन नहीं दिख पाई है वुमेन की। सिर्फ 12% एमपीज हैं, वुमेन एमपीज हैं पार्लियामेंट के अंदर में, फिलहाल 11 पॉइंट कुछ समथिंग है, और पिछले 70 साल में ये जो संख्या है वो 12% से ऊपर कभी नहीं गई है। ये बात बिल्कुल सच है कि 1992 और 3 में 73rd 74th अमेंडमेंट पास की गई थी, उसमें वुमेन को 33% रिजर्वेशन दिया गया था। लेकिन इस तरह की रिप्रेजेंटेशन लोकल लेवल पे, यानी जो असेंबली लेवल पे, विधानसभा लेवल पे या फिर पार्लियामेंट लेवल पे वुमेन्स की पार्टिसिपेशन नहीं देखने को मिलता। अभी हाल फिलहाल में कई स्टेट्स में इलेक्शंस हुए थे, जैसे तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, असम, केरला, पुडुचेरी, लेकिन कहीं भी जो वुमेन एमएलएज हैं वो 10% से ज़्यादा नहीं है किसी भी असेंबली में, जो कि अपने आप में काफ़ी चिंतनीय विषय है।
तो एक अत्यंत आवश्यकता है अब इस चीज की कि वुमेन रिजर्वेशन बिल जो 108 यानी 108वीं अमेंडमेंट है उसको जल्द से जल्द पास किया जाए और पार्लियामेंट के अंदर में और विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं में कम से कम 33% जो रिजर्वेशन है वो वुमेन को दिया जाए। पार्लियामेंट में जो लेजिस्लेशन बनाए जाते हैं वो भी काफी जल्दबाजी में बनाए जाते हैं। उदाहरण के तौर पे देखिए 2008 में 16 बिल पास कर दिए सिर्फ 20 मिनट के अंदर अंदर में। तो आप ही देख लीजिए कि जिस बिल का, जिस कानून का हमारे पूरे देश के लोगों पे फर्क पड़ता है, कितनी हैपहैजर्डली, कितनी जल्दबाजी में ये बिल पास कर दिए जाते हैं। शुक्रवार का जो सेकंड हाफ है वो प्राइवेट बिल्स को डिस्कस करने के लिए आरक्षित होता है, लेकिन अभी तक पूरे इतिहास में सिर्फ 14 प्राइवेट बिल्स पास हो पाए हैं। इस चीज पर प्रीलिम में क्वेश्चन भी आया था, आपको याद होगा। क्वेश्चन ये था कि स्टेटमेंट ये पूछ रहा था कि प्राइवेट बिल जो है क्या रिसेंटली पहली बार पास हुआ है इतिहास के अंदर में? नहीं, ये देखिए यहां पे लिखा हुआ है साफ साफ कि अभी तक सिर्फ 14 प्राइवेट बिल्स पास हुए हैं हमारे पूरे 70 साल की आजादी के टेन्योर में। कोई भी रिसर्च सपोर्ट नहीं दी जाती एमपीज को। थोड़ा बहुत स्टाफ तो मिलता है, लेकिन रिसर्च करके वो विभिन्न मुद्दों पर ऐसा स्टाफ उनको नहीं मिलता। इवन जो पार्लियामेंट के अंदर में लाइब्रेरी है वहां भी जो स्टाफ सैंक्शन स्ट्रेंथ है स्टाफ की वो काफी ज्यादा है, लेकिन काफी कम स्टाफ काम कर रहा है वहां पे पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में भी। इसके अलावा जो बजट पास किया जाता है उसकी स्क्रूटनी होनी चाहिए जिस लेवल पे, वो छानबीन भी नहीं हो पाती। तो अभी जैसे यूएस में एक प्रोविजन है कि बजट की स्क्रूटिनी करने के लिए एक इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट है, वैसा ही प्रोविजन हमारे देश में भी होना चाहिए। आगे इशू आता है पार्लियामेंट्री कमेटीज का। जो बैक बेंचर एमपीज होते हैं, जो पार्लियामेंट में पीछे पीछे बैठते हैं, कई बार जिनको समय नहीं मिल पाता, जो जनता की आवाज नहीं उठा पाते पार्लियामेंट के अंदर में क्योंकि उनके लीडर्स बोलते हैं ज्यादातर टाइम पे, तो ये जो पार्लियामेंट्री कमेटीज होती हैं उनमें एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है उन एमपीज को कुछ ना कुछ बोलने का, और जो भी वो मांगे रखना चाहते हैं उन कमेटीज में वो मांगे रख सकते हैं। लेकिन जो पार्लियामेंट्री कमेटीज हैं वो भी ठीक से काम नहीं करती हमारे इस पूरे फ्रेमवर्क में, जो हमारा गवर्नेंस का फ्रेमवर्क है, डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क है हमारे देश का। अगला इशू है एंटी डिफेक्शन एक्ट का। देखिए एंटी डिफेक्शन एक्ट पास तो किया गया था बिल्कुल अच्छी इंटेंशन से, लेकिन इसका बुरा प्रभाव भी देखने को मिला। क्या बुरा प्रभाव देखने को मिला? आज कोई भी एमपी अपनी पार्टी से हट के नहीं बोल सकता, अपनी अंतरात्मा की आवाज से नहीं बात कर सकता। जो उनकी जो पर्टिकुलर जो पार्टी है, मान लीजिए बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, ये व्हिप जारी करते हैं, ये प्रोविजन है व्हिप जारी करने का। कोई भी एमएलए या एमपी उस व्हिप से हट के वोट देता है तो उस डिस्क्वालीफाई वो हो जाएगा, ऐसा प्रोविजन है। तो कम से कम मतलब जो आपको पता ही होगा पार्टी क्या डिसाइड करती है। पार्टी वही डिसाइड करती है जो पार्टी के मुख्य लीडर्स होते हैं। मान लीजिए बीजेपी की बात करें तो नरेंद्र मोदी कुछ डिसाइड करेंगे, अमित शाह जो डिसाइड करेंगे, सभी एमपीज को वही वोट देना पड़ेगा। कांग्रेस की बात करें तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी जो डिसाइड करेंगे, सभी एमपीज को वोट देना पड़ेगा। तो डेमोक्रेसी कहां हुई? अगर पूरे देश को 2 या 3% मिलकर डिसाइड कर रहे हैं कि सारे एमपीज कहां वोट देंगे, तो ये डेमोक्रेसी बिल्कुल एक आइडियल डेमोक्रेसी तो आप इस चीज को नहीं कह सकते। यूटिलिटी देख लेते हैं, किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस चीज पर, इस टॉपिक पर। क्वेश्चन इस प्रकार का आ सकता है कि कई बार ऐसा कहा जाता है कि हमारी पार्लियामेंट डिक्लाइन कर रही है, कई बार ऐसा कहा जाता है, तो क्या हम कर सकते हैं, क्या ऐसा कर सकते हैं कि पार्लियामेंट की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सके, और जो रोल हमारे संविधान निर्माताओं ने इनविसाज किया था पार्लियामेंट के लिए, पार्लियामेंट वो रोल निभा सके, इस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है। तो 3 स्टेटमेंट में आप बताइएगा। सबसे पहले रीजन बताइएगा कि पार्लियामेंट क्यों डिक्लाइन कर रही है। ये कई सारे रीजंस जो हमने डिस्कस किया कि डिबेट्स नहीं होती, टाइम अच्छे से यूटिलाइज नहीं होता, प्रोसीडिंग्स में बार बार एक प्रकार से विघ्न डालते हैं एमपीज, और बाकी जो सारी चीज़ें जो डिबेट्स हैं वो अच्छे स्तर की नहीं है, एंटी डिफेक्शन, वो सारी चीज़ें आप डिस्कस कीजिएगा। उसके बाद क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तो आप वही बताइएगा कि स्पीकर के पास में पावर्स होनी चाहिए ताकि जो भी एमपी विघ्न डालते हैं प्रोसीडिंग में वो ऑटोमेटिक सस्पेंड हो जाएं, या फिर इनको 2 या 3 दिन के लिए सदन से बाहर रखा जाए। इस प्रकार के जो भी आपकी राय है, जो भी आप रखना चाहते हो, एग्जाम्पल्स के साथ में आप रख सकते हो। बजट की एग्जाम्पल्स हमने डिस्कस किया कि किस प्रकार से बजट के लिए अलग से डिपार्टमेंट होना चाहिए। तो 7-8 पॉइंट्स की फॉर्म में आप आंसर लिख सकते हो। आंसर ऐसे लिखिएगा, जैसे एक कीवर्ड है इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट फॉर बजट, ऐसे लिख के आगे एक लाइन, जैसे एग्जांपल के तौर पे, फॉर एग्जांपल इन द यूएस डिफरेंट डिपार्टमेंट इज देयर फॉर स्क्रूटिनाइजिंग द बजट एंड इंडिया कैन आल्सो हैव, बस एक पॉइंट आगे एक लाइन, एक पॉइंट एक लाइन, ऐसे ऐसे करके, ज़्यादा लाइन भी नहीं देनी, यानी पॉइंट्स ज़्यादा ऐड करने हैं, डायमेंशंस ज़्यादा ऐड करने हैं, ये हमारा फ्रेमवर्क होना चाहिए। लास्ट में कंक्लूजन में 2 या 3 लाइनें सिर्फ कि ये जो किसी भी डेमोक्रेसी के सफल होने के लिए पार्लियामेंट का अच्छा काम करना बहुत ज़रूरी है,
अगर पार्लियामेंट अच्छे से काम नहीं करती है तो कोई भी डेमोक्रेसी अपने आप में आइडियल नहीं हो सकती। तो देयर इज अ अर्जेंट नीड टू ब्रिंग द रिफॉर्म्स इन आवर पार्लियामेंट। वी कैन राइट दिस काइंड ऑफ कंक्लूजन। ऐसा नहीं है कि कंक्लूजन आउट ऑफ द बॉक्स लाओ। देखो बात यह है, या तो एग्जाम में मैं आपको मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूं आपके साथ में, 20 क्वेश्चंस होते हैं ना, वहां पे लिखने पड़ते हैं। तो क्या होता है कि टाइम काफी कम होता है। इतना टाइम नहीं होता कि हम क्वेश्चन को पढ़ सकें फिर सोच सकें 2-3 मिनट तक, ऐसा नहीं होता। जिन लोगों ने, आप में से काफी लोगों ने मेंस लिखा भी होगा तो ये चीज रियलाइज आपको हो गई होगी। शुरू के क्वेश्चंस में थोड़ा अच्छा लिख सकते हैं, 3-4-5 क्वेश्चंस। उसके बाद में तो इतनी स्पीड से लिखना पड़ता है पेपर कंप्लीट करने के लिए, जो दिमाग में आए वो लिखना पड़ता है। तो हमारी तैयारी इतनी होनी चाहिए कि एक टॉपिक को हम इतनी बार डिस्कस करें कि वहां पे हमें ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता पड़े ही ना। सीधा क्वेश्चन देखे, हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ आना चाहिए। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, यहां पे जितने ज्यादा पॉइंट्स हम लिखेंगे अपने आंसर्स के अंदर में, उतने ज्यादा पॉइंट्स हमें वहां पे याद आएंगे। तो ब्रेथ पे फोकस कीजिएगा, जो कल मैंने आपको बताया था। और ये एडवाइजेबल है कि आंसर आप प्रैक्टिस करो तो अपनी एक नोटबुक में आप आंसर लिख सकते हो डेली की डेली, क्योंकि इससे स्पीड भी बढ़ेगी और बाद में जो अपना लिखा हुआ है वो याद भी रहेगा। वैसे तो देखिए कई लोग ऑफिस में होते हैं तो वो टेक्स्ट की फॉर्म में यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन कल को क्या होता है कि वो ऑर्गेनाइज नहीं हो पाता। नोटबुक में लिखेंगे तो अच्छे से ऑर्गेनाइज हो पाता है, लेकिन अगर किसी को आदत है टेक्स्ट फॉर्म में लिखने की तो वो वन नोट या एवर नोट में अपने आंसर्स ऑर्गेनाइज कर सकता है, ताकि लास्ट टाइम में रिवाइज हो सके। लेकिन ऑर्गेनाइज जरूर कीजिएगा। ऑर्गेनाइज नहीं करोगे अच्छे से तो बाद में रिवीजन नहीं हो पाएगी। रिवीजन नहीं हो पाएगी तो सारा कुछ जो हमने अभी सोचा है वो सफल नहीं हो पाएगा। रिवीजन रिवीजन रिवीजन, इस चीज पे हमारा फोकस रहने वाला है। अगला आर्टिकल करते हैं जीएसटी का। जीएसटी हमने काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, बस इनको कंबाइन करके काइंड ऑफ रिवीजन मान लीजिए, या फिर कुछ अलग जो पॉइंट्स रह गए थे उनको हम इंक्लूड कर लेते हैं इस डिस्कशन में। कंटेक्स्ट ये है, आज 1 जुलाई से पूरे देश में जीएसटी को इंप्लीमेंट कर दिया गया है। कल रात 12 बजे हमारे प्रधानमंत्री और हमारे राष्ट्रपति ने मिलकर पूरे देश में जीएसटी को इंप्लीमेंट किया, और बिगेस्ट टैक्स रिफॉर्म है हमारे आज़ाद भारत के अंदर में। काफ़ी सारे स्टेट और सेंटर के गवर्नमेंट टैक्सेस को सब्ज्यूम यानी मर्ज कर दिया गया है। ये टैक्सेस हैं, कौन कौन से टैक्सेस को मर्ज किया गया है। सेंटर की तरफ से सर्विस टैक्स, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल कस्टम ड्यूटी, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम्स, सेंट्रल सेस एंड सरचार्जेस। स्टेट की तरफ से वैट, सीएसटी, ओकट्री यानी चुंगी कर, एंट्री टैक्स, परचेज टैक्स, लग्जरी टैक्स, लॉटरी एंड गैम्बलिंग टैक्स और एंटरटेनमेंट टैक्स, ये सारे टैक्सेस सब्ज्यूम हुए हैं। इसके अलावा लेकिन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे जो टैक्स लगता है उसको नहीं मर्ज किया गया है। इवन जो अल्कोहल यानी शराब पे जो टैक्स लगता है उसको भी नहीं सब्ज्यूम किया गया है, वो अभी भी स्टेट के पास में है। यहां पे देखिए, तो सिंगल टैक्स, सिंगल मार्केट, सिंगल नेशन अब हमारा देश हो गया है। और अब ऐसा कहा जा रहा है जिस वजह से जीएसटी को इंप्लीमेंट किया गया है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस काफी अच्छा हो जाएगा, यानी आसानी से बिजनेस को इस्टेब्लिश किया जा सकेगा और इवन ऑपरेट भी किया जा सकेगा बिजनेस को आसानी से। टैक्स कॉम्प्लायंस ज्यादा बढ़ जाएगा, ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स देंगे, रेवेन्यू भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। उस पैसे का गवर्नमेंट इस्तेमाल कर सकती है इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए, नए प्रोजेक्ट्स को इंप्लीमेंट करने के लिए, चलाने के लिए। आगे क्या रोड होना चाहिए, कुछ कंसर्न्स हैं। ये जितने पॉइंट्स हैं ना, ये कुछ कंसर्न्स हैं। फायदे तो काफ़ी हैं ही हैं, जैसा हमको पता है कास्केडिंग रोकेगा, जो हमने अभी डिस्कस किए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, टैक्स कॉम्प्लायंस, ये सारी चीज़ें करेगा। कंसर्न्स क्या क्या हैं, सबसे पहली बात तो देखिए, पेट्रोलियम प्रोडक्ट से ऑलमोस्ट 33 से 35% रेवेन्यू जनरेट होता है, लेकिन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स तो है नहीं जीएसटी में, तो सबसे बड़ा जो चीज़ होनी चाहिए थी वो नहीं है। तो ये तो उम्मीद की जाती है कि फ्यूचर में जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और जो अल्कोहल जो छोड़ दी गई है उसको भी शामिल किया जाएगा। मल्टीपल टैक्स रेट्स हैं, 0 से 28% तक की 6 स्लैब्स हैं, और सेस भी है। इवन जो 28% जो लग्जरी आइटम्स है उस पर सेस भी लगेगा, तो इफेक्टिव जो टैक्स है उन पे ऑलमोस्ट 40% लगेगा। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं सही नहीं है। वैसे तो एक टैक्स का हमने सपना संजोया था, लेकिन इतनी सारी जो टैक्स स्लैब्स हैं सिस्टम को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर रही है। डिफरेंट बिजनेसेस के द्वारा, डिफरेंट सेक्टर्स के द्वारा लॉबिंग होगी। सरकार को अपना अपना जो पहुंच है उसका फायदा उठा के जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं वो सरकार के साथ में लॉबिंग करेंगी, ताकि वो अपने पक्ष का जो टैक्स है वो रखवा सकें। रेंट सीकिंग होगी। रेंट सीकिंग क्या होता है, रेंट सीकिंग ये होता है कि वैसी सेम चीज़ है लॉबिंग की तरह, जो डिफरेंट जो बिजनेसेस हैं, डिफरेंट सेक्टर्स, बिजनेसमैन जो भी हैं, अपने जो रसूख का फायदा उठा के जो पॉलिसीज हैं उनको मैनिपुलेट करते हैं। इस चीज़ को कहते हैं रेंट सीकिंग। जो प्रिपेयर्डनेस है, यानी जो तैयारी है जीएसटी को इंप्लीमेंट करने के लिए, उस पर भी कई सारे सवाल उठे हैं कि वास्तव में क्या गवर्नमेंट तैयार है इतने बड़े टैक्स रिफॉर्म लाने के लिए। गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्ड किया है, गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है, अगर बिजनेसमैन तैयार नहीं है, जो रिटेलर्स हैं वो तैयार नहीं है, तो पहला जो जीएसटी रिटर्न्स जो उनको फाइल करना है वो देरी से वो जीएसटी रिटर्न्स फाइल कर सकते हैं, यानी प्रॉपर टाइम उनको दिया गया है। जीएसटी नेटवर्क, यानी जीएसटीएन जो नॉन गवर्नमेंट कंपनी है, जो एक पोर्टल बनाएगी, वेबसाइट तैयार करेगी, वहां पे सारे जो जीएसटी टैक्स पेयर्स हैं अपना टैक्स भरेंगे।
लेकिन आप सोच के देखिए, इतने सारे इनडायरेक्ट टैक्स पेयर्स वहां पे टैक्स भरेंगे, लेकिन उस वेबसाइट का, उस पोर्टल का अभी तक ठीक से टेस्टिंग भी नहीं हो पाई है। इसीलिए कंसर्न्स रेज किए गए हैं। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड टैक्स स्ट्रक्चर जो हो गया है, क्लासिफिकेशन में भी काफ़ी डिस्प्यूट्स आएंगी बाद में कि कौन सा प्रोडक्ट कौन सी कैटेगरी के अंदर में आएगा। बाद में इस पे भी जो केसेस हैं वो कोर्ट में जा सकती हैं, और सरकार की जो कॉस्ट है जीएसटी को इंप्लीमेंट करने की वो बढ़ सकती हैं। और एक तरफ तो देखिए कई प्रोडक्ट्स पे इतने ज़्यादा टैक्स रेट्स हैं जैसे कि 28%, और उसके साथ में सेस भी हैं। दूसरी तरफ सरकार ये भी कहती है कि जो फायदा है जीएसटी का वो कस्टमर तक भी पहुंचना चाहिए। तो कैसे रिटेलर्स या दुकानदार या फिर मैन्युफैक्चरर्स हैं इस चीज को बैलेंस करने की, इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे। एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी, यानी मान लीजिए कल को अगर गवर्नमेंट टैक्स कम करती है लेकिन जो दुकानदार हैं उसका फायदा कस्टमर को नहीं देते, खुद ही पैसा बीच में खा जाते हैं, तो इस चीज को रोकने के लिए एक एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी की बात कही गई है। लेकिन देखिए इस चीज से काफी कंसर्न्स भी रेज किए गए हैं कि इंस्पेक्टर राज फिर से आएगा। 1990 से पहले, 1990 से पहले जिस प्रकार से इंस्पेक्टर तंग किया करते थे टैक्स के लिए दुकानदारों को, वो राज फिर से आ जाएगा। तो काफ़ी सारे कंसर्न्स हैं। अब ये देखना है कि कैसे ये सारी जो प्रोसेस है वो शेप लेती है। और एक जो जीएसटी टैक्स पेयर है उसको एक साल के अंदर में 37 रिटर्न्स फाइल करने हैं। ये भी एक चिंतनीय विषय है कि इतने ज़्यादा रिटर्न्स फाइल करवाए जा रहे हैं तो किसी पे मोहताज हो जाएंगे दुकानदार। पहले दुकानदार इंडिपेंडेंट थे, टैक्स फाइल कर देते थे आसानी से, लेकिन अब वो, जैसे हम, क्या होता है कि जो लोग ऐसे होते हैं, कई बार आपने देखा होगा गाँव में, देखिए फॉर्म भरने के लिए भी दुकानें होती है कि फॉर्म भरिए किसी एग्जाम का, लेकिन हम जैसे जो कैंडिडेट्स हैं जो फॉर्चुनेटली अपने आप से फॉर्म भर सकते हैं, इसी तरह से अब कई दुकानदार तो ऐसे हैं वो अपने से जो है वो जो टैक्स फाइल कर लेंगे। लेकिन कई दुकानदार हैं, ऐसी दुकानें खुल जाएंगी अब कि हाँ भाई जीएसटी का टैक्स भरवाने के लिए यहाँ पे इंटरनेट सिस्टम है, आप संपर्क कीजिए, 200 रुपये लेंगे, 300 जितनी भी उनकी फीस होगी। तो दुकानदार जो है वो मोहताज हो जाएंगे किसी और के। अब जीएसटी जो है उसका अनऑर्गेनाइज सेक्टर पे क्या असर पड़ेगा वो भी देखना होगा। डिमोनेटाइजेशन यानी नोटबंदी का ऐसा कहा जा रहा था कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर पे काफी बुरी मार पड़ी है, तो जीएसटी का क्या प्रभाव पड़ेगा वो भी देखना है। इंटरस्टेट मूवमेंट्स के लिए ई वे बिल का लेना जरूरी है। ये भी लोग कह रहे हैं कि जो बिजनेसमैन कह रहे हैं कि काफी बिजनेस को रोकेगा बढ़ाने की बजाय। शॉर्ट टर्म में तो देखिए ये बात बिल्कुल साफ है कि इकोनॉमिक डिसरप्शन होगा, लेकिन कितना जल्दी इस चीज से इकोनॉमी को उबारा जा सकता है वो अपने आप में देखने लायक है। कितना जल्दी जो ट्रांजिशन है उसको पार किया जा सकता है। और ये बात भी बिल्कुल सही है कि जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ का हमने सपना संजोया है उसमें टाइम लगेगा। फिलहाल तो जीएसटी को इंप्लीमेंट करने के बाद में जो ग्रोथ रेट है वो कम होगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो ग्रोथ रेट है वो बढ़ेगी। और गवर्नमेंट को चाहिए कि जल्द से जल्द जो टैक्स बेस है उसको बढ़ाए, और जो ऑब्जेक्टिव्स थे जीएसटी को, यानी जीएसटी जिस मकसद से गवर्नमेंट लाना चाहती थी वो जरूर मकसद गवर्नमेंट का पूरा होना चाहिए। फिलहाल तो जो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी है बिल्कुल ठप पड़ी है, कोई भी नया बिजनेस नहीं इस्टेब्लिश हो रहा है, क्योंकि सभी लोग देखना चाहते हैं, सभी बिजनेसमैन देखना चाहते हैं कि कैसे जीएसटी इंप्लीमेंट होगा, उसके बाद से ही वो नए बिजनेस इस्टेब्लिश करेंगे। जो भी उनका कंपनी जो प्लान है किसी नई कंपनी को या फिर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को एस्टैब्लिश करने का, उसी के हिसाब से वो आगे बढ़ेंगे, देखने के बाद में कि कैसे जीएसटी परफॉर्म कर रहा है। वे फॉरवर्ड में क्या है? वे फॉरवर्ड में ये चीज़ है कि देखिए फायदा तो डेफिनेटली निश्चित तौर पे होगा, जैसा हमने पूरे आर्टिकल में डिस्कस किया। इवन इनकम टैक्स जो रिटर्न्स हैं वो भी ज़्यादा लोग फाइल करेंगे, क्योंकि जीएसटी टैक्स पेयर्स को पैन कार्ड से जोड़ दिया गया है। तो अब जो बिजनेसमैन है वो छुपा नहीं सकेंगे कि कितना पैसा उन्होंने कमाया है। अगर 3 लाख से ऊपर पैसा कमाया है तो सर्टेनली इनकम टैक्स भी पे करना पड़ेगा। तो काफ़ी रेवेन्यू गवर्नमेंट के पास में आएगा और टैक्स कंप्लायंस है काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा। टैक्स बायोंसी का कैसा शेप लेगा वो भी अभी देखने लायक है। टैक्स बायोंसी क्या चीज़ होती है? टैक्स रेवेन्यू कितना बढ़ता या घटता है हमारे देश की जीडीपी या फिर नेशनल इनकम के हिसाब से, उस चीज़ को कहते हैं टैक्स बायोंसी। और 1-2% जो ग्रोथ गवर्नमेंट ने सोचा था कितना टाइम उसमें लगेगा वो भी देखना है। ये इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है कि जो इकोनॉमिक एजेंट्स हैं वो कैसे परफॉर्म करते हैं, गवर्नमेंट कैसे परफॉर्म करती है, बिजनेसमैन क्या वास्तव में टैक्स कॉम्प्लाई यानी टैक्स भरते हैं या नहीं भरते हैं, या फिर कोई लूप होल ढूंढ के टैक्स को अवॉइड करते हैं फिर से, और इस चीज़ पर गवर्नमेंट कैसे रिस्पॉन्ड करती है। तो इन तमाम तरह की चीज़ों पर डिपेंड करता है कि जीएसटी कैसे शेप लेगा। और अभी जरूरत है कि टैक्स रेट्स को रैशनलाइज किया जाए, यानी जो इतनी सारी जो स्लैब्स हैं उनको टाइम के अनुसार आगे फ्यूचर में कम से कम किया जाए, और जो चीज़ें छूट गई हैं अब जीएसटी के दायरे में नहीं है, जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स या फिर अल्कोहल, उनको दायरे में लाया जाए जीएसटी के अंदर में। बस यही है पूरा का पूरा आर्टिकल। यूटिलिटी क्या है? पेपर 3 में क्वेश्चन आ सकता है। और वैसे देखिए जीएसटी का एग्जाम्पल तो आप कहीं भी लिख सकते हो। जैसे कई बार कोई चीज़ आती है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, व्हाट द गवर्नमेंट हैज़ बीन डूइंग टू ब्रिंग द रिफॉर्म्स इन आवर इकोनॉमी।
तो हम हमेशा ये एग्जांपल लिख सकते हैं कि गवर्नमेंट ने जीएसटी पास किया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। कई बार ऐसा इनडायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है कि हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में रैंक इतनी पीछे क्यों है। वहां भी हम लिख सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि रैंक तो पीछे है, लेकिन धीरे धीरे रिफॉर्म्स गवर्नमेंट ला रही है। जीएसटी, तो जीएसटी का एग्जाम्पल तो आप इकोनॉमी में पेपर 3 में कई जगह लिखोगे, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन इस प्रकार का आ सकता है कि क्रिटिकली एनालाइज आपको करना है कि क्या फायदे हैं जीएसटी के, और ये भी डिस्कस कीजिए कि कौन कौन से इश्यूज इमर्ज हो रहे हैं जीएसटी को इंप्लीमेंट करते वक्त। तो ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो, मेरिट्स भी आप लिख सकते हो काफ़ी सारे। तो अगला आर्टिकल हम अब डिस्कस करते हैं। ये एक हमारे प्रधानमंत्री की स्टेटमेंट से लेके है। हमारे प्रधानमंत्री ने स्टेटमेंट दी, साबरमती आश्रम का मौका था कि 100 साल की जो उनकी जयंती बनाई जा रही थी साबरमती आश्रम की, वहाँ पे इन्होंने कहा कि काउ प्रोटेक्शन के नाम पे किसी की भी हत्या नहीं की जा सकती। रिसेंट में हमने देखने को मिला, काफ़ी बार मॉब लिंचिंग देखने को मिली काउ प्रोटेक्शन को लेके, और कैंपेन भी चल रहा है अब सोशल मीडिया पे। नाम है कैंपेन का नोट इन माई नेम। काफ़ी डिसेंट सपोर्ट मिल रही है इस कैंपेन की। तो उसी से रिलेटेड आर्टिकल एक दो चीज़ें कहता है। आर्टिकल कहता है कि ये अच्छी बात है, कम से कम प्रधानमंत्री कुछ बोले तो सही, लेकिन उनको फ्रिक्वेंट इंटरवल्स पे यानी टाइम टू टाइम इस तरह की स्टेटमेंट देते रहना चाहिए। और ये बात भी बिल्कुल सही है कि प्रधानमंत्री का डायरेक्ट कोई रोल नहीं है लैंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स में, क्योंकि लैंड ऑर्डर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में आता है। लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री जो है वो बीजेपी के यानी रूलिंग पार्टी के सबसे बड़े लीडर हैं, उनका डायरेक्टली इन्फ्लुएंस है डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर में। तो वो चाहे तो अपने इन्फ्लुएंस का फायदा उठाते हुए स्टेट गवर्नमेंट्स को इस प्रकार की राय दे सकते हैं कि वो सख्त रुख, बहुत ज़्यादा सख्त रुख अख्तियार करें। अगर इस तरह की लिंचिंग होती है, जो नफरत पैदा हो रही है डिफरेंट कम्युनिटीज़ के बीच में, उसको रोकने का काम करें और कदम उठाएं। अब देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा इस चीज़ पे कि प्रधानमंत्री ने क्या स्टेटमेंट करी। इवन काउ प्रोटेक्शन पे क्वेश्चन आएगा, वो भी इसके चांसेस भी ऑलमोस्ट शून्य है। काउ प्रोटेक्शन जो है काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, रिलीजियस कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है एथिक्स में पेपर 4 में कि आजकल ऐसा देखने को मिल रहा है कि डिफरेंट कम्युनिटीज़ के बीच में जो हेट्रेड है वो बहुत ज़्यादा फैल रहा है। कम्युनिटी कुछ भी ले लीजिए, लैंग्वेज कम्युनिटी मान लीजिए, धर्म की कम्युनिटीज़ मान लीजिए, इवन दलित मूवमेंट देखने को मिली, जो कास्ट कम्युनिटी है वो मान लीजिए। तो ऐसा क्यों होता है कि डिफरेंट कम्युनिटीज़ के बीच में आज जो नफरत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो इस चीज़ का आंसर आपको लिखना है, एथिक्स पेपर 4 में लिखा जा सकता है। थोड़ा हिंट दे देता हूँ कि किस प्रकार से आप आंसर करोगे। तो एक तो देखिए नॉर्मल सा फैक्टर है कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो फ़ायदा उठाती हैं, अपने अपने वोट्स को कंसोलिडेट करने की कोशिश करती हैं धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, एथनिसिटी के नाम पे। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है। दूसरे फैक्टर्स आप नॉर्मल फैक्टर्स लिख सकते हो कि जो आज जो लोग हैं वो काफ़ी आइसोलेटेड फील करते हैं, लेकिन जैसे ही वो आइडेंटिटी देखते हैं किसी चीज़ में, जाति में, धर्म में, एथनिसिटी में, वो काफ़ी अफेक्शनेट महसूस करते हैं दूसरे लोगों के साथ में, वो काफ़ी मजबूत महसूस करते हैं। तो इस तरह के आप छोटे छोटे पॉइंट्स लिख सकते हो। लास्ट में कंक्लूजन में लिख सकते हो कि इससे क्या होता है, हमारा देश कमज़ोर होता है, हमारा देश का जो फैब्रिक है वो कमज़ोर होता है। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि पॉलिटिकल लीडर्स को कि वोट तो आते जाते रहेंगे, जो पार्टियां हैं वो तो बदलती रहती रहेंगी, लेकिन जो इंडिया का जो आइडिया है वो कमज़ोर हो जाएगा अगर इसी तरह से हमारे देश को बांटा जाएगा डिफरेंट कम्युनिटीज़ के बीच में। तो ऐसा मजबूत सा कोई कंक्लूजन आप लिख सकते हो। इंडिया यहीं रहेगा, इंडिया कहीं नहीं जाएगा। 5000 सालों से पहले से ये इंडिया मौजूद है और आगे भी रहेगा, लेकिन कमज़ोर हो जाएगा इस प्रकार से अगर चलता रहा तो। लाइव मिंट का ये अच्छा आर्टिकल है। ट्रंप ने पिछले दिनों क्या कहा? ट्रंप पिछले दिनों पेरिस क्लाइमेट चेंज से पीछे हट गए। उन्होंने कहा कि हम पेरिस क्लाइमेट चेंज के एग्रीमेंट को फुलफिल नहीं करेंगे, क्योंकि काफ़ी पैसा मांग रहे हैं डेवलपिंग कंट्रीज पेरिस क्लाइमेट चेंज को एग्रीमेंट को फुलफिल करने के लिए। लेकिन उसके बाद जो अमेरिका है, यूएस की डिफरेंट जो बॉटम ऑर्गेनाइजेशंस है, जैसे कई सारे यूनिवर्सिटीज़, कई सारे प्रोविंसेस अमेरिका के, कई सारे सिविल ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओज, उन्होंने कमिटमेंट जारी की कि हालांकि जो यूएस की नेशनल गवर्नमेंट है वो पीछे हट गई है पेरिस क्लाइमेट चेंज से, लेकिन यूएस की जो बॉटम ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने कहा कि हम जरूर फुलफिल करेंगे जो पेरिस क्लाइमेट चेंज में जो वादे किए हैं अमेरिका ने, हम पूरे करेंगे। तो उसी से रिलेटेड ये आर्टिकल है। अब देखिए जो क्लाइमेट चेंज है वो सबसे ज्वलंत उदाहरण है ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स का। सबसे ज्वलंत उदाहरण कैसे? जैसे मान लीजिए एग्जांपल देता हूं मैं आपको। एक घास का मैदान है, ये घास का मैदान है, यहाँ पे डिफरेंट जो लोग हैं अपने अपने जो पशुओं को चरा रहे हैं, यहाँ पे क्या कहते हैं उनको, चरागाह, जो वो अपने अपने पशुओं को यहाँ पे चरगाते हैं। सॉरी कोई बात नहीं, दूसरा वर्ड इस्तेमाल कर लेते हैं। देखिए गांव में मान लीजिए एक जगह है, कॉमन जगह है, तो वहाँ पे सभी जो किसान हैं गांव के रहने वाले हैं अपने अपने पशुओं को, गाय को वहाँ पे वो घास चरवाते हैं। तो अब देखिए वो कॉमन जगह है गांव की, लेकिन
उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं लेना चाहता। फायदा सभी गांव के लोग या किसान, उस कॉमन जगह का, गांव की जो कॉमन जगह है जहां पे घास उगी हुई है, सभी लोग उसका फायदा उठाना चाहते हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं लेना चाहता उस जगह की। सभी सोचते हैं कि दूसरा पर्सन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, सभी सोचते हैं दूसरा पर्सन उसकी लेगा। इसी जो उधेड़बुन में क्या है, वो गांव की जो कॉमन जगह है धीरे धीरे वहां पे घास खत्म होती जाती है। यही रूल एप्लीकेबल होता है पूरे वर्ल्ड में। जो इन्वायरमेंट है वो उसकी स्टेबिलिटी खत्म होती जा रही है। सभी लोग इन्वायरमेंट पे डिपेंड तो हैं, सभी देश इन्वायरमेंट पे डिपेंड तो हैं, लेकिन जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उससे निपटने की, उसको ठीक करने की जिम्मेदारी कोई नहीं लेना चाहता। यह है ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स। अब आर्टिकल कहता है कि जो एक आम आदमी है, नेशनल जो कंट्रीज हैं, जो डिफरेंट जो देश हैं, वो तो अभी तक अपनी जिम्मेदारी को ठीक से नहीं निभा पाए हैं, लेकिन आम आदमी जो है वो एक फ्रेमवर्क ऑफ रूल्स के अंतर्गत में कम्युनिटीज को तैयार किया जा सकता है कि वो ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स जो कंसेप्ट है उसके अंतर्गत में जो ग्लोबल कॉमन्स है उसका नुकसान होता है वो नुकसान ना हो। समझ गए? ये बात है। आप देख लीजिए, आज अंटार्कटिका देख लीजिए, आर्टिक देख लीजिए, या फिर डिफरेंट सीज देख लीजिए, किस प्रकार से एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है उनका, लेकिन जिम्मेदारी उसकी कोई नहीं लेता। सभी देश सोचते हैं कि सिर्फ हम क्यों जिम्मेदारी लें, दूसरा देश सोचता है कि हम क्यों जिम्मेदारी लें। डेवलपिंग कंट्रीज जो कहते हैं कि डेवलप्ड कंट्रीज ने पहला वो क्लाइमेट चेंज को खराब किया है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान में, डेवलप्ड कंट्रीज कुछ और कहते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि सभी कंट्रीज आपस में लड़ते हैं, लेकिन जिम्मेदारी अच्छे से कोई नहीं लेना चाहता। खैर, वो बात बिल्कुल अलग है कि हमारे भारत ने काफ़ी योगदान दिया है। इवन अभी पेरिस क्लाइमेट चेंज की जो कमिटमेंट्स हैं उसको फुलफिल करने के लिए भी हम प्रतिबद्ध हैं। बात हो रही है यहाँ पे खासतौर पे अमेरिका और जो दूसरे डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनकी। उसके बाद में कहते हैं कि जो एग्रीमेंट होना चाहिए इंटरनेशनल लेवल पे वो कम से कम बाइंडिंग होना चाहिए कि कोई भी देश उससे पीछे ना हट सके। अब यूएस पीछे हट गया पेरिस क्लाइमेट चेंज से, लेकिन वो बाइंडिंग नहीं था। कोई भी, जैसा कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हो कि वास्तव में पेरिस क्लाइमेट चेंज बाइंडिंग था या नहीं था। देखिए, आमतौर पे ब्रॉड तो लेवल पे देखें तो वो बाइंडिंग नहीं था, लेकिन पेरिस क्लाइमेट चेंज के अंदर में कुछ बातें ऐसी थी जो बाइंडिंग थी। तो प्रीलिम में काफी लोग कंफ्यूज थे क्या ये पूरा पेरिस क्लाइमेट चेंज का जो एग्रीमेंट है वो बाइंडिंग था या नहीं था। ब्रॉड लेवल पे बाइंडिंग नहीं था ये। और जो रिस्क हो रहे हैं अभी क्लाइमेट चेंज से वो काफ़ी हैं। ग्रास रूट लेवल पे जो लोग हैं वो जागृत हों, कम्युनिटीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्टेप्स उठाएं क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए। अब इंडिया का ही एग्जांपल मान लीजिए, इंडिया में अब नेशनल लेवल पे तो देखिए कार्बन फुटप्रिंट जो है उसको उससे कम करने के लिए हमने काफ़ी सारे मिशंस भी डिक्लेयर कर रखे हैं, जैसे नेशनल मिशन ऑन सोलर, नेशनल मिशन ऑन वाटर। 8 मिशंस हैं फिलहाल, और 3-4 और भी मिशंस को लाने की गवर्नमेंट ने बात कही है। लेकिन हमारे देश में एक प्रोविजन नहीं है। क्या देखिए, जो अलग अलग हमारे देश में कई स्टेट्स ऐसे हैं, कई राज्य ऐसे हैं जो काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन फैलाते हैं, और कई स्टेट्स ऐसे हैं जो उस पोल्यूशन को सोखते हैं। फॉरेस्ट काफ़ी ज़्यादा है उन स्टेट्स के अंदर में। मध्य प्रदेश की बात कर लीजिए, सबसे ज़्यादा फॉरेस्टेड एरिया है। पोल्यूशन की बात करें तो महाराष्ट्र से काफ़ी सारा पोल्यूशन निकलता है, तमिलनाडु, दिल्ली, इनसे काफ़ी सारा पोल्यूशन निकलता है। तो एक प्रॉपर मैकेनिज्म होना चाहिए, प्रॉपर रिवार्ड का सिस्टम होना चाहिए कि जो देश, जो राज्य हैं वो ज़्यादा एक प्रकार से फॉरेस्ट एरिया जहाँ पे ज़्यादा हैं उनको रिवार्ड मिले, और जो ज़्यादा पोल्यूशन फैला रहे हैं उनको एक प्रकार से ज़्यादा टैक्स भरना पड़े, या फिर काफ़ी वो पैसा उपलब्ध करवाएं उन राज्य को जहाँ पे ज़्यादा फैसिलिटीज उपलब्ध है कार्बन को सोखने की। ऐसा सिस्टम होना चाहिए। आज के समय में इस सिस्टम की आवश्यकता है। ऐसा सजेशन दिया भी गया था 13 फाइनेंस कमीशन के द्वारा में, लेकिन इस चीज़ को अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं किया गया। तो वे फॉरवर्ड में क्या आता है? वे फॉरवर्ड में यही चीज़ आती है कि जो डिसीजन लिया गया है यूएस में लोकल ऑर्गेनाइजेशंस ने, सिविल सोसाइटीज़ ने या एनजीओस ने, वो काफ़ी अच्छी बात है, ब्रेव डिसीजन ये है। लेकिन फिर भी एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट तो किसी तरह का चाहिएगा हमें, ताकि कोऑर्डिनेट किया जा सके विभिन्न ऑर्गेनाइजेशंस के बॉटम लेवल पे, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश किया जा सके। बड़ी कंपनीज जो हैं बिना किसी दबाव के अगर वो क्लाइमेट चेंज के जो इफेक्ट्स हैं उसको कम करने की कोशिश करती हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट कर सकती हैं। और ठीक उसी तरह जो छोटे जो शहर हैं वो भी शिफ्ट हो जाते हैं प्राइवेट कार्स की बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। इस तरह के छोटी छोटी चीज़ों से क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स को काफ़ी कम किया जा सकता है। हमारे देश में भी एक नेशनल कमिटमेंट्स तो हैं, लेकिन हमारे जो छोटे सिटीज़ हैं, छोटे जो शहर हैं, वो किस प्रकार से बिहेव करेंगे क्लाइमेट चेंज को निपटने में, ये देखने लायक होगा। ये पूरा आर्टिकल था, तो यूज किया जा सकता है इस आर्टिकल को भी काफ़ी जगह। तो क्वेश्चन आ सकता है इस तरह का पेपर 3 के अंदर में कि क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए इंटरनेशनल जो एग्रीमेंट है या फिर नेशनल क्लाइमेट चेंज कमिटमेंट्स हैं उनकी तो आवश्यकता है, लेकिन हर जगह इनका इस्तेमाल करके क्लाइमेट चेंज को निपटना नहीं जा सकता। तो क्या रोल लोकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो प्ले कर सकती हैं क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए? तो ये आर्टिकल काफ़ी अच्छा आर्टिकल था। अगला जो आर्टिकल है वो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन का अच्छा आर्टिकल है। ये भी हमारी जो सॉफ्ट पावर है अफगानिस्तान के अंदर में काफ़ी ज़्यादा है। एसेंस बताता हूँ सबसे पहले मैं आपको इस आर्टिकल की।
पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर मिलता है, हालांकि हमारा भी मिलता है 106 किलोमीटर तक, लेकिन अब फिलहाल उस एरिया में पाकिस्तान ने कब्जा करके रखा है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के अंदर में वो एरिया आता है। अब देखिए, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर मिलता है, ट्रेड भी काफ़ी ज़्यादा होता है और लोग आते जाते हैं। काफ़ी सारे लोगों को, अफगानिस्तान के काफ़ी सारे रिफ्यूजीज़ को पाकिस्तान ने जगह भी दे रखी है, शरण भी दे रखी है। फिर भी जो सॉफ्ट पावर है वो इंडिया की ज़्यादा है अफगानिस्तान के अंदर में, और पाकिस्तान की सॉफ्ट पावर बिल्कुल भी नहीं है अफगानिस्तान के अंदर में। तो उसके काफ़ी सारे कारण हैं। हमारे काफ़ी सारे जो लोकल सीरियल्स हैं सास बहू के, वो देखे जाते हैं अफगानिस्तान के अंदर में। हमारी जो बॉलीवुड की जो मूवीज़ हैं उनको भी काफ़ी पसंद किया जाता है। आजकल तो अफगानिस्तान अपनी नेशनल क्रिकेट टीम को भी काफ़ी तैयार कर रहा है, काफ़ी एफर्ट्स लगा रहा है, और हमारे द्वारा भी कई तरह के स्टेडियम्स जो है वो बनाए गए हैं अफगानिस्तान के अंदर में। अब जिस प्रकार से देखिए विक्ट्री होती है हमारी क्रिकेट में पाकिस्तान के अगेंस्ट में, वैसे ही अफगानिस्तान चाहता है कि हम भी पाकिस्तान को हराएं। क्यों? क्योंकि देखिए, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में काफ़ी सारे इश्यूज हैं, उनके बीच में बॉर्डर का डिस्प्यूट भी है। अफगानिस्तान जो है बार बार आरोप लगाता है पाकिस्तान के ऊपर में कि अफगानिस्तान में जो तालिबान मजबूत है आज पाकिस्तान के कारण है। पाकिस्तान सपोर्ट देता है अफगानिस्तानी तालिबान को, ऐसा आरोप लगाया जाता है, जो कहीं ना कहीं सही भी है। और मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भी काफ़ी सारे जो अफगान फैमिलीज़ हैं इंडिया में आते हैं। टूरिज्म के लिए काफ़ी सारी फैमिलीज़ हैं, अफगान फैमिलीज़ इंडिया में आते हैं। हमारी जो सॉफ्ट पावर है काफ़ी ज़्यादा है अफगानिस्तान के अंदर में, और इरिस्पेक्टिव ऑफ अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग जोग्राफिकल डिस्टेंस है, मतलब डायरेक्ट बॉर्डर हमारा नहीं मिलता। और उसके लिए तो हम छवार पोर्ट का भी निर्माण कर रहे हैं ताकि अच्छे से कम्युनिकेशन हम इस्टेब्लिश कर सकें अफगानिस्तान के साथ में। हमने काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट भी करी है, जो 2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट हम अभी तक कर चुके हैं। और जो मुख्य प्रोजेक्ट जो हमने चलाए हैं, सलमा डैम हेरात प्रोविंस में काफ़ी सारे थर्मल पावर प्लांट्स हमने इस्टेब्लिश किए हैं। वहाँ पे दोसी चारीकर एग्जाम्पल के तौर पे वहाँ की अफगानिस्तान की जो पार्लियामेंट है उसको भी हमने बनाया है, जिसका नाम है शेरा। तो फ्रेंडशिप या फिर अल्ट्रुस्टिक जो सपोर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा है, और इसीलिए हमने अफगान लोगों के दिलों में जगह बना ली है। और काफ़ी सारे ऐसे जो अफगान हाई रैंकिंग अफगान फैमिलीज़ हैं, जैसे अभी अफगानिस्तान के सीईओ हैं डॉक्टर अब्दुल्ला, उनकी फैमिली इंडिया में रहती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हर साल अफगानिस्तान से हमारे इंडिया में सेकुलरशिप लेके पढ़ने आते हैं। तो काइंड ऑफ फिर वो ऐसी थिंकिंग डेवलप करते हैं जैसे इंडिया की है। इंडिया का जो कल्चर है काफ़ी लिबरल है। और वे फोर्ड में क्या बात आती है, देखिए, अफगान लोग जो हैं हमेशा पाकिस्तान को क्रिटिसाइज करते हैं, इंडिया को रेयरली वो क्रिटिसाइज करते हैं। जब भी कोई बम धमाका होता है अफगानिस्तान के अंदर में, हमेशा वो एक प्रकार से आंख मूंद कर पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाते हैं, और जो आमतौर पे 95% बात सही भी निकलती है। तो ये पूरा आर्टिकल था, कई सारे कारण हमने डिस्कस किए क्यों इंडिया के जो सॉफ्ट पावर है अफगानिस्तान के अंदर में काफ़ी ज़्यादा है। वैसे तो इस चीज़ को आप काफ़ी जगह इस्तेमाल भी कर सकते हो इंडिया के सॉफ्ट पावर का एग्जाम्पल देने के लिए। अगर अलग अलग क्वेश्चन आता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर यूँ क्वेश्चन आता है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में किस प्रकार के बदलाव देखने को मिल रहे हैं, तो हम बता सकते हैं कि अब हम सॉफ्ट पावर पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने लगे हैं, चाहे वो इंडियन डायस्पोरा हो या हमारी सॉफ्ट पावर अफगानिस्तान के अंदर में हो। नहीं तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, जैसे इस प्रकार से अफगानिस्तान जो है वो सिमिलर कॉमन इंटरेस्ट है पाकिस्तान के साथ में, और जैसे एक ही धर्म है, टेरिटोरियल प्रोक्सिमिटी है, बॉर्डर मिलता है, एथनिक टाइज भी हैं, और पाकिस्तान ने काफ़ी सारे रिफ्यूजीज़ को शरण भी दी है। लेकिन इन सब कारणों के बावजूद जो ज़्यादातर जो अफगान लोग हैं वो प्रो इंडियन है बजाय कि प्रो पाकिस्तानी। ऐसा क्यों? तो डिटेल से आप डिस्कस कर सकते हो इस मुद्दे को कि सॉफ्ट पावर हमारी काफ़ी ज़्यादा है। तो आज के डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।